हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन 6 वीवर आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। की जो इंडियन टेक्सटाइल थी उनकी क्या कंडीशन थी यूरोपियन बाज़ारों में या यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। तो बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं जो सेंचुरी थी, सदी थी, तब तक आते आते वरिड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जो इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वूल एंड सिल्क मेकर इन इंग्लैंड, जो वूल और जो सिल्क मेकर्स थे इंग्लैंड के, बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के जो मेकर्स है, सिल्क और वुलन मेकर्स जो कपड़े बनाते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? कि जो इम्पोर्ट होता था कपड़ा इंडिया से, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, उसके विरोध में भाई ये कपड़ा यहाँ पर ना आए। इन 1720 the British government enacted a legislation banning the use of printing cotton textiles in England। अब 1720 के अंदर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, इसने एक कानून बनाया जिसमें बैन कर दिया किस चीज़ को, जो प्रिंटिंग कॉटन टेक्सटाइल थी ना, छींच, उसको इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर उसको बैन कर दिया। और इस एक्ट को क्या कहा गया? कैलिको एक्ट इसे कहा गया। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर क्या बताया गया है? एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो केवल डेवलप होना ही शुरू हुई थी, इंग्लैंड के अंदर शुरुआत ही हुई थी डेवलपमेंट होने की उसकी। अब वो क्या थी? अनेबल टू कम्पीट, कम्पीट होता है मुकाबला करना, वो मतलब कि मुकाबला नहीं कर पा रही थी इंडियन टेक्सटाइल का। इंग्लैंड प्रोड्यूसर वांटेड और सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब जो इंग्लिश प्रोड्यूसर थे, जो इंडियन इंग्लिश कपड़ा बनाने वाले जो थी, वो क्या चाहते थे? वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे अपने देश के अंदर वहाँ पर, ताकि प्रिवेंट, रोक सके इंडियन कपड़े की एंट्री को अपने देश में। भाई इंडियन कपड़ा उनके देश में नहीं आएगा तो बेनिफिट उनको होगा, उनका कपड़ा बिकेगा। तो वो ये चाहते थे कि रोक लगे इंडियन टेक्सटाइल पर। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। पहली जो इंडस्ट्री लगी थी गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में, उसका नाम था कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ imitated and printed in England on white muslin, on और plain unbleachable Indian cloth। अब वो लोग क्या करने लगे थे? नकल करने लगे थे, इमिटेटेड करने लगे थे, इमिटेट करने लगे थे किस चीज़ को? जो इंडियन टेक्सटाइल के, जो इंडियन डिज़ाइंस के जो प्रिंट थे ना, उनकी वो नकल करने लगे थे। इंग्लैंड के अंदर ही उनको प्रिंट करने लगे थे नकल करके। किस पर? जो वाइट मुस्लिन होती थी उस पर, या फिर प्लेन अनब्लीच्ड कपड़ा जो होता था उसके ऊपर नकल, मतलब इंडियन कपड़े की ही नकल बनाने लग गए थे। अब जो कंपटीशन था इंडियन टेक्सटाइल्स का, कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड। अब जो कंपटीशन चल रहा था इंडियन टेक्सटाइल के साथ, तो इससे क्या हुआ? इनोवेशन हुई, टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी को लेकर नई नई इन्वेंशन हुई इंग्लैंड के अंदर। इन 1764 के अंदर स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। अब यहाँ पर जो स्पिनिंग जेनी थी उसके अंदर स्पिंडल्स की मात्रा को बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ पर आपको कीवर्ड दिया हुआ है, इसको आपने लर्न भी करना है। मशीन, स्पिनिंग जेनी थी क्या? एक मशीन थी बाय विच अ सिंगल वर्कर, जिसके अंदर एक सिंगल काम करने वाला कुड ऑपरेट सेवरल स्पिंडल्स। स्पिंडल जिसमें धागा डाल के जो कपड़ा बुना जाता था ना, तो काफ़ी सारे स्पिंडल्स को एक वर्कर ही हैंडल कर सकता था। ऑन टू विच थ्रेड वॉज स्पन, जिससे कि कपड़ा धागे से बनाया जा सकता था। व्हेन द व्हील वॉज टर्न ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड, जब पहिए को घुमाया जाता था तो जितने भी स्पिंडल्स थे वो रोटेट करने लग जाते थे। तो इस डेफिनेशन को आपने याद करना है स्पिनिंग जेनी की।
तो यहाँ पर क्या था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, 1764 में हुआ था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, किसकी, ट्रेडिशनल स्पिंडल्स की, जिसमें धागा डाल के कपड़ा बुना जाता था। तो अब वो बढ़ गई तो क्या हुआ, कपड़े की क्वांटिटी भी ज़्यादा मात्रा में बनने लग गई। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 रेवोल्यूशनराइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वीविंग। अब क्या हुआ, सेकंड काम क्या हुआ, जो स्टीम इंजन का आविष्कार किया किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 के अंदर। उससे भी क्या हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर रेवोल्यूशन हुई। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। अब जो कपड़ा था वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाने लगा और काफ़ी मात्रा में और सस्ता बनने लगा। हाउ एवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के एंड तक जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसने डोमिनेट रखा, अपना प्रभाव बनाए रखा पूरे वर्ल्ड पर। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जैसे कि डच, फ्रेंच जो थी कंपनीज, या फिर इंग्लिश थी, मेड एनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। अब ये जो फलता फूलता व्यापार था, इन कंपनीज ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो बनाया था। These companies purchase cotton and silk textile in India by importing silver। अब ये कंपनी क्या करती थी, ये कपड़ा खरीदती थी, सिल्वर को इंपोर्ट करके इंडिया से, मतलब अपने देश से सिल्वर मंगवाती थी और सिल्वर धातु जो थी, और उसके बाद टेक्सटाइल को खरीदती थी इंडिया से। बट एज यू नो, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब पॉलिटिकल पावर मिल गई बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। और इसके बाद जब यहीं पे पावर उसको मिल गई, जब पैसा यहीं से मिल गया उसको, तो उसने क्या किया, अपना जो प्रीशियस मेटल वहाँ से जो चांदी मंगवाती थी, सिल्वर मंगवाती थी, वो मंगवाना बंद कर दिया इंडियन सामान को खरीदने के लिए। इंस्टेंट दे कलेक्ट रेवेन्यू, इसकी बजाय क्या करते थे, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, किससे, पीजेंट से और जमींदारों से इंडिया के अंदर। और इस रेवेन्यू को यूज़ करते थे वो इंडियन टेक्सटाइल खरीदने में, ना तो यहीं का पैसा, यहीं का सामान खरीद के और अपने देश में वो भेजने लग गए थे जब उनको पावर मिल गई थी। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हु वर द वीवर्स। वीवर्स कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि वीवर क्या थे, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। जो वीवर्स थे वो स्पेशलाइज्ड जो वीविंग में होते थे उनकी कम्युनिटी थी, भाई कपड़ा बुनने में स्पेशलाइज्ड लोग थे। देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब ये जो काम आता था, क्या होता था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उनका ये काम वो सिखाते थे। जैसे फादर को कपड़ा बुनना आता है तो वो अपने बेटे को सिखाता था, बेटा आगे आगे ऐसे ऐसे जनरेशन्स में उनके काम ये सिखाते थे। द टांटी वीवर्स ऑफ बंगाल, जो टांटी वीवर्स थे बंगाल के, द झुलास और मोमिन वीवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो झुलास और जो मोमिन वीवर्स थे नॉर्थ इंडिया के, सेल एंड कायकोलर एंड देवांग ऑफ द साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। अब ये कम्युनिटीज़ के नाम बताए हैं, ये कम्युनिटीज़ फेमस थी कपड़ा बुनने में। अब जो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, इसके अंदर क्या बताया गया है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग। पहला काम सबसे पहले क्या होता था, स्पिनिंग का होता था। स्पिनिंग क्या होता था, धागे को बुनना। अ वर्क, जैसे कपास होती थी ना, कॉटन होती थी, कॉटन से सबसे पहले धागे को स्पिन करके बनाया जाता था। अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, और ये काम कौन करती थी, वुमेन करती थी। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। चरखा देखा होगा आप लोगों ने, और तकली भी ऐसा ही होता था, चरखे जैसा ही होता था। ये एक स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होता था जो घरों में होता था उस समय धागा बनाने के लिए। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा। अब जो चरखे के ऊपर जो है इसको धागे को बुना जाता था, धागा बनाया जाता था। एंड रोल ऑन द तकली, और तकली पे इस धागे को रोल किया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वॉज ओवर, जब स्पिनिंग काम पूरा हो जाता था, थ्रेड वॉज वोवन इनटू क्लॉथ,
बाय द वीवर। तो धागे से कपड़ा बनाया जाता था, किसके द्वारा? वीवर के द्वारा। वीवर कौन होते हैं? कपड़ा बुनने वाले, बुनकर। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय मैन। ज़्यादातर कम्युनिटीज़ के अंदर ये जो काम था वो कौन करते थे? मैन करते थे। मतलब धागा बुनने का काम कौन करता था? स्पिनिंग का काम वोमेन्स करती थी। और कपड़ा बनाने का काम कौन करता था? मैन करते थे। फोर कलर्ड टेक्सटाइल, जो कलर कपड़ा होता था, द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर। जो धागा होता था उसको कौन डाई करता था? डाई करने वाला डायर जो होता था, नोन एज रंगरेज। उसे क्या कहते थे? रंगरेज। कई बार आपने देखा है ना, जैसे चुनियाँ डाई हो रही होती हैं बाजार के अंदर, तो इसी प्रकार से धागों को भी डाई किया जाता था और डायर को बोला जाता था रंगरेज। For printed cloth, the weaver needed the help of specialist block printer known as चिपीगार। अब जो प्रिंटेड क्लॉथ बनाना होता था उसके लिए वीवर को ज़रूरत होती थी किसी स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स की, जिसको क्या कहा जाता था? छिपीगार। मतलब जो छापने वाला होता था छिपीगार, उसको कहा जाता, प्रिंट करने वाला होता था उसे कहा जाता था छिपीगार। हैंडलूम वीविंग and the occupation associated with it provides livelihood for million of Indians। अब ये जो हैंडलूम वीविंग था, कपड़ा बनाने का जो काम था, ये ऑक्यूपेशन ऐसा था जो कि जुड़ा हुआ था बहुत सारे लोगों के साथ, और ये जीविका देता था लाखों इंडियंस को। मतलब लाखों लोग इससे पैसा कमाकर अपना घर चलाते थे। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करना। थैंक यू।